नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, इससे पहले हमने डी ट्रिपल बी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 100 प्रश्न देखे थे। आज हम इसमें आगे के जो 100 प्रश्न हैं हिंदी सेक्शन के, उसको हम देखने वाले हैं। तो अगर आप भी पीजीटी हिंदी की तैयारियां कर रहे हैं डी ट्रिपल बी की, तो ये वाला वीडियो आपके लिए ही है। और इसके अलावा अगर आप हिमाचल प्रदेश की भी पीजीटी या एलटी टेट या फिर एलटी कमीशन की तैयारियां कर रहे हैं, तो भी आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी के प्रश्न जो हैं वो लगभग लगभग सेम ही रहेंगे आपको, चाहे वो एलटी टेट से रिलेटेड हो या एलटी कमीशन से। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मिल जाएंगे, जिनसे आपकी सहायता जो है आने वाले एग्जाम्स में हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि भाई हर एक सेक्शन से यहाँ पर क्या था, आपका क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो व्याकरण से रिलेटेड हो या फिर साहित्य से रिलेटेड हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी से मतलब है कि आपको हर एक टॉपिक पढ़ना चाहिए, तभी आपकी सहायता जो है इस एग्ज़ाम में अच्छे से हो सकती है। यहाँ पर संधि विच्छेद बोला गया है, तो शरण और अर्थी यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर है। जो ण है इसमें क्या है, आपका अ है और अ ही आगे अर्थी में लगा है। तो अ और अ जब आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका आ बन जाता है, और इसलिए यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो क्या है दीर्घ संधि, क्या है गुण संधि, क्या है वृद्धि संधि, इन सब के बारे में आप लाइव क्लासेस में जो है वो अच्छे तरीके से जान पाएंगे। हमारी लाइव क्लासेस जो है टीचमेंट एप्लीकेशन पर होती हैं। अगर आप में से कोई भी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो 7807180024 पर आपने व्हाट्सएप कर देना है और अपने एग्ज़ाम के बारे में लिख भेजना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो एक और प्रश्न यहाँ पर संधि विच्छेद से संबंधित ही है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो आपका चरणामृत है ये भी दीर्घ संधि का ही एक उदाहरण है, और इसमें बोला गया है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो फिर से वही चीज़ है, चरण और अमृत। तो फिर से ण में क्या है, आपका अ है, आगे भी अ है, तो चरणामृत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 203। इसमें दिया गया है कि प्रयुक्त संधि के भेद का सही विकल्प। तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि भाई आपका जो नाविक शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुण संधि में एक चीज़ आपने ध्यान रख लेना है, इसमें मात्रा ही आ जाती है शब्द के बीच में, या ए की या ओ की। जैसे महेश, तो यहाँ पर ए की मात्रा है। ठीक है। वृद्धि संधि जहाँ पर आपको दो मात्राएं दिखें, तो यहाँ पर देखिए ऊपर दो मात्राएं लगी है तो एक एक, यानी कि मात्रा में वृद्धि है। ये कुछ सिंपल सी ट्रिक्स हैं जिनके जरिए आप इसको समझ सकते हैं। अयादि संधि में आप देखेंगे इसमें जो है आपका एक अक्षर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जैसे प्रत्येक, य इसमें ज़्यादातर रहता है, य और व। ठीक है। तो प्रत्येक में देखिए य से पहले आधा वर्ण आ गया, तो इसलिए ये यण संधि हो जाएगी। अयादि में अय आय अव आव, इस तरीके की जो उच्चारण है वो आपको देखने को मिलता है, अय आय अव आव, और इसी में ही आपकी मात्राएं लग जाएगी। जैसे यहाँ पर आपका नाविक है, तो आव से इक ऐसे बना है ना, ये नाविक विक। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें, और ये आपका अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक संधि आपकी जो स्वर संधि से छूट गई है वो है आपकी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में आपको हमेशा याद रखना है, जो हमने पूर्व के दो प्रश्न किए डिस्कस, तो उसमें क्या था, जैसे आपका चरण और अमृत, चरणामृत, तो वहाँ पर या तो आ की मात्रा लगेगी या आपकी जो है बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो बड़ा यानी कि अ है, देखिए एक छोटा उच्चारण में, ठीक है, लेकिन आ जो है उसमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो दीर्घ है ना वो, तो इसलिए आ और ई की मात्रा कहीं भी आपको शब्द के बीच में दिखे तो समझ जाना है कि वहाँ पर आपका दीर्घ संधि है। एक मात्रा दिखे ए और ओ की तो समझ जाना है कि गुण संधि है। दो मात्राएं दिखे
ऐ और औ की तो समझ जाना है कि वृद्धि संधि है। यण संधि में आपको देखना है कि आधा वर्ण बीच में तो नहीं आया है, ठीक है। और अयादि संधि में आपका अव, आव, अवि ऐसे शब्द जो हैं वो उसमें आएंगे और आप बहुत आसानी से जो है दीर्घ संधि कर पाएंगे, दीर्घ नहीं सॉरी स्वर संधि कर पाएंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 204। इसमें लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द का सही संधि का विकल्प है। तो यहाँ पर पितृ और इच्छा, तो यहाँ पर क्या है आपका पितृच्छा, तो ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, पिता और इच्छा पितृच्छा, दैट्स इट, इतना सही ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर है आपकी कौन सी 200 जो 5वां क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि संधि विच्छेद का सही विकल्प, यहाँ पर उल्लेख दिया गया है उत और लेख, तो ये आपका व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें कुछ एक नियम रहते हैं जिन नियमों को आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि त का उच्चारण नहीं सॉरी त जो है कहीं पर तब्दील हो जाएगा ध में, त जो है कहीं पर हो जाएगा ल में, त जो है वैसे ही कहीं आपका च में जो है वो तब्दील हो जाता है। तो इसके कुछ एक नियम है कि ये किस अवस्था में जो है ऐसे परिवर्तित होते हैं, तो ये आपको पढ़ने से ही आएगा। यहाँ पर अभी एकदम से आप इसको आसानी से नहीं सीख पाएंगे, आसानी से मतलब है कि जल्दबाजी में नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देने की आवश्यकता रहेगी। वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ कहीं भी वर्ण मिल जाते हैं तो वो संधि हो जाती है, जहाँ कहीं भी आपके पद मिलते हैं यानी कि शब्द मिल जाते हैं तो वो समास हो जाता है, उसका संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे राजा का कुमार, तो यहाँ पर ये सारे पद आपस में मिलकर बना रहे हैं राजकुमार, यानी कि ये इसको समासिक पद बना रहे हैं तीनों आपस में मिलकर, ठीक है। लेकिन वर्ण में आपने देखा कि जैसे हमने कहा कि अ और अ आपस में मिल रहे हैं तो वो आ बना रहा है ना, तो वर्णों का मेल क्या हुआ, ये है संधि। संधि में हम केवल दो जो आपके वर्ण होते हैं उनका ही मेल करते हैं। जैसे आपने अभी देखा शरण और अर्थी, तो हमने ना तो शरण को लिया ना पूरा अर्थी को लिया, शरण का जो न था उसको हमने लिया और आगे जो है आपका क्या रहा अर्थी का अ था, इनको लिया, इन दोनों को वर्णों को हमने आपस में मिलाया। तो ण में क्या था, ण में अ था, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे और आगे वाला अ का हम आ कर देंगे क्योंकि ये इसके और इसके मिलने से बना, इसलिए जो है ये ऐसा ही रहा। और इसलिए आप देखेंगे कि जो श और र था वो तो वैसे ही रहे, न भी वैसा ही रहा, लेकिन इसकी और इसकी मात्रा चेंज होगी और वो ही ऐसा बना आपका। तो ये है आपका यहाँ पर क्या है, वर्णों का मेल, संधि। नेक्स्ट है यहाँ पर संधि का सही विकल्प कौन सा है, देखिए यहाँ पर सत और मित्र। तो यहाँ पर देखिए अब इस त का न बन गया, तो ये नियम है कुछ कि भाई सन्मित्र जो है ये कब बनेगा, ठीक है। तो जैसे उत प्लस मिलन उन्मिलन, तो वहाँ पर भी त का न हो रहा है, ये किन किन अवस्थाओं में होता है ये आपको नियमों के जरिए जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है ग्रामर की क्लासेस A to Z सारी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है संधि का ही इसका सही विकल्प बोला गया है नी और ठिर ठुर। तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि ये क्या है, आपका निष्ठुर हो जाएगा और ये किसका उदाहरण है, विसर्गें लगी हैं तो सिंपल सा आपको समझ जाना है कि ये है आपका यहाँ पर कौन सा, जो आपका विसर्ग संधि है। गुण संधि का सही विकल्प बोला गया है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पुरुष और उत्तम, पुरुषोत्तम, कुछ भी नहीं करना है आपने, मैंने पहले ही बताया कि ओ और ए की मात्रा कहीं पर भी लगी होगी, समझ जाना है आपको कि वो गुण संधि का ही उदाहरण है, मोटे तौर पर यही चीज़ें ही इसमें रहेंगी। गजानन में आप देखेंगे गज प्लस आनन, तो यहाँ पर बीच में आ की मात्रा लगी है तो समझ गए आपकी यहाँ पर वृद्धि संधि, ऐसे करके ही आपको जो है समझना है। महिष में आप देखेंगे कि बड़ी ही मात्रा लगी है तो वहाँ पर भी वृद्धि है। राम अवतार में भी जो है ये सारे के सारे तीनों क्या है, वृद्धि संधि के ही जो आपका दीर्घ संधि के ही उदाहरण है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको करने के लिए था नहीं। अब है यहाँ पर राजऋषि, तो यहाँ पर भी जो है बोला गया है कि राजर्षि, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये भी आपका गुण संधि का ही एक उदाहरण हो जाएगा, इसको भी याद रखें, ये भी कई बार जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, है ना। तो ये राजर्षि, राजर्षि ऐसे करके। अगला प्रश्न है श्रावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि देवसेन ने पहली रचना जो है श्रावकाचार को, देवसेन की जो प्रथम रचना रही है मतलब वो श्रावकाचार थी,
डॉक्टर नगेंद्र ने उसे हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक माना और उसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म यानी कि जैन धर्म का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको, हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, अकबर के बारे में जानकारी देने के वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है? तो ये हम सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आईने अकबरी। 213वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो यहाँ पर विज्ञान गीता, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सारी की सारी किसकी हैं? केशव की हैं, लेकिन शकुनावली नाम से उसने कोई भी ग्रंथ जो है वो नहीं लिखा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीतिकाल से और आदिकाल से दोनों प्रश्न जो हैं आपको दिखे। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान की अमर कृति है? तो ये बहुत फेमस रचना है, देखना, जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से किन किन विद्वानों ने ग्रंथ लिखा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। शुक्ल की तो सब लोग जानते हैं कि इसकी अमर कृति हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन इसके अलावा अन्य विद्वानों ने इसी शीर्षक से किस किस ने पुस्तकें रची, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं हम। 215वां क्वेश्चन है, कौन सा एक संस्मरण महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित नहीं है? तो यहाँ पर है पथ के साथी, स्मारिका, मेरा परिवार। तो राइट आंसर है वे जीते कैसे हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख लेनी है, संस्मरणात्मक विधा यानी कि कथेत्र गद्य से भी आपको जो है वो प्रश्न पूछा गया है। प्रसाद युग से पूर्व मैथिली शरण गुप्त का कौन सा नाटक आया था? तो यहाँ पर चंद्रहास, इसको भी आप याद रखें, चंद्रहास। अन्य रचनाएं जो हैं इसकी थी नहीं, जो आपके मैथिली शरण गुप्त रहे। अगला प्रश्न है 217वां, एक बूंद सहसा उछली किसका विख्यात यात्रा संस्मरण है? तो हर एक एग्जाम में आप जरूर ध्यान दें कि जो भी आपका कथेतर गद्य है, यानी कि जो गद्य की अन्य विधाएं हैं, चाहे वो आपके यात्रा संस्मरण हो, चाहे फिर रिपोर्टाज हो, चाहे फिर डायरी हो, उनको हम कई बार क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते देखिए, तो इसलिए इनको ध्यान में रखना है आपको कि भाई आपका जितने भी ये गौण विधाएं हैं, लगभग 9-10 राइटर ही हैं इसके जो फेमस हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है और उनसे ही प्रश्न पूछा गया है। तो या तो आप सब लोग जानते हैं कि एक बूंद सहसा उछली जो है ये अज्ञेय की बहुत फेमस रचना रही है यात्रा संस्मरण की, और दूसरा यात्रा संस्मरण आपने इसका बताना है मुझे, जो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत फेमस है, और उसी के आधार पर इसका नामकरण भी अज्ञेय का रहा, मतलब उसी से मिलता जुलता। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी किसका उपन्यास है? मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास, यानी कि औपन्यासिक विधा से भी प्रश्न आपको पूछा गया हुआ है। तो मृगनयनी जो है ये आपका एक ऐतिहासिक उपन्यास है, और वृंदावन लाल शर्मा से आप याद रखेंगे ऐतिहासिक उपन्यासकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस कवि की दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ की जाती है? तो ये है रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना की उसको उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, अकबर जो शासक रहे। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। रहीम दास से भी आपको प्रश्न जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वीराज रासों में वीर रस के साथ साथ कौन सा रस जो है वो दिखाई देता है? तो यहाँ पर है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार और वीर रस, इन दोनों का परिपाक हुआ है आपका पृथ्वीराज रासों में। आदिकाल से एक और प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान देंगे। तो मतलब कि हर एक यूनिट से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 221वां, इसमें बोला गया है सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना कौन सी है? तो ये है प्रवाद पर्व। आपको बताना है कि प्रवाद पर्व हो गया, शबरी हो गया, महाप्रस्थान और संशय की एक रात, ये रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है और ये आधुनिक काल के लेखक की हैं। चलिए, आधा मैंने आपको बता दिया, आधा आपको जो है खुद बताना है। एक कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पर है काठ की घंटियां, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि ये जो है दयाल सक्सेना की हैं, लेकिन अपने सामने ये किसकी है, ये आपको चलिए बताना है इसके बारे में, है ना। बहुत महत्वपूर्ण राइटर है, इसी युग का या इसी परिवेश का ही राइटर है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि अपने सामने किसकी रचना है, और बहुत फेमस राइटर है ये तीसरा सप्तक के। ठीक है, चलिए आपको इसके बारे में भी बताना है। अगला है, कौन सी बोली का साहित्य नहीं मिलता? तो यहाँ पर हरियाणवी, बघेली, भोजपुरी, मैथिली ऑप्शन में है। तो बघेली बोली का साहित्य जो है हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर अगला प्रश्न 224वां, कौन सा भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? तो ध्वनि की बात भाषा में होगी, स्वनिम की बात होगी, पद की बात होगी, लेकिन पदार्थ की बात विज्ञान इसमें कहाँ होगी भाषा विज्ञान में ना? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको याद रख लेना था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से भी मैंने आपको बार बार बताया है, जो लोग हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ते हैं या फिर यूट्यूब की क्लासेस में भी हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इससे प्रश्न ज़रूर बनता ही बनता है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर ये बना था, सबसे पहले हिंदी विभाग किस विश्वविद्यालय में बना? ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको पता होना चाहिए। इसका पुराना नाम क्या था, है ना, एंड किसने इसको बनाया था, कब बनाया था? 10 जुलाई 1800 को बना था। कब इसको गिराया गया था, है ना, सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार? तो लगभग 54 वर्ष ये चला, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी चीज़ें हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से, उनको एक बार ज़रूर देखें। हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर कौन रहे, भाषा मुंशी के तौर पर कहाँ किसको यहाँ पर नियुक्ति मिली पहले पहल, तो इससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उनको एक बार आपको अच्छे से जानना है। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर पूछता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो ये आप सब लोग जानते हैं, 14 सितंबर 1949 को। लेकिन हिंदी दिवस पहले पहल किस वर्ष मनाया गया था, ये आपको बताना है। 14 सितंबर को तो हम मनाते हैं, लेकिन पहले पहल जो है वो किस वर्ष मनाया गया, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जो कि एक हिंदी सेवी संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1936 में हुई थी। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखें। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, प्रश्न आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो आपका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ये हिंदी सेवी संस्था जो है कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? तो ये था हिंदुस्तान। एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखनी है आपको अब, कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं, इनसे भी आपको प्रश्न जो है वो बार बार पूछता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके लिए सिंपल सा आपके पास अगर गोविंद पांडे एंड सरस्वती पांडे वाली बुक भी है ना, तो वहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। गूगल से भी आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि जो भी आपके प्रारंभिक पत्र रहे हिंदी भाषा इत्यादि से संबंधित, उनको आपने देखना है। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की थी? ये रहेगा आपका भारत सरकार। अगला प्रश्न है 230वां, कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जो आपका कुड़खुहर, तुलु और मलयालम, ये तीनों क्या हैं, आपकी द्रविड़ परिवार की हैं, लेकिन सिंधी जो है वो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत नहीं आती। अब आपको ये बताना है कि ये किस भाषा परिवार की है। बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा परिवारों के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, चाहे वो लाइव क्लासेस हों, चाहे फिर वो यूट्यूब की क्लासेस हों। ये प्रश्न आपको बताना है कि सिंधी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास का वैज्ञानिक व्याख्या करता है। किसके द्वारा लिखित ये वाक्य है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की ये पंक्ति हैं। भाषा से संबंधित और भाषा विज्ञान से संबंधित जो पंक्तियां हैं, ये भी आपको जरूर पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आप भाषा विज्ञान नामक पुस्तक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भी पढ़ सकते हैं। और आप चाहें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न जो आपका आता है, तो जो आपके ये कामता प्रसाद गुरु हैं, उसका हिंदी व्याकरण पुस्तक भी आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ परिभाषाएं भाषा से रिलेटेड जो हैं आपको उसमें भी मिल जाएंगी, जो आपकी पांडे वाली बुक है वहाँ पर भी दी हुई हैं। इसके अलावा हिंदी शिक्षण से संबंधित कोई भी पुस्तक है, वहाँ पर भी आपको भाषा से रिलेटेड जो पंक्तियाँ हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है, जो ये बीएड में आप लोगों ने ली थी। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों में लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये बात आप सामान्य सी बात है, जब भी हम हिंदी व्याकरण के बारे में शुरुआती क्लासेस में ही इनके बारे में देख लेते हैं, जब हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? तो यहाँ पर इंदु पत्रिका जो है ये काशी से प्रकाशित होती थी। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना है। हिंदी का सुकुमार कवि, ये सब लोग आप जानते हैं, ये सुमित्रानंदन पंत हैं, यानी कि छायावाद से आपको प्रश्न यहाँ पर पूछे हुए हैं। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भागी में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। एक चीज और ध्यान रखें यहाँ पर आप, कि अतिशयोक्ति जो यहाँ पर वर्तनी लिखी है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। अतिशयोक्ति की जो सही वर्तनी है वो आपकी इस तरीके से ही रहेगी, ऐसे करके। इसमें श आधा लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर श आपका पूर्ण होगा, इसलिए इसको भी आप एक बार जरूर देखें। किस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या नियत रहती है, और कौन लघु होगा और कौन गुरु, यह निश्चित रहता है आपके वार्णिक छंद में ही।
यानी कि वहाँ पर वर्णों की संख्या क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। तो यहीं से ही आपको याद रख लेना था, वर्णों से ही वार्णिक छंद हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, 237वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखित जीवनी है? बताने की जरूरत नहीं है, बार बार जो है ये पूछी जाती है, विष्णु प्रभाकर। और विष्णु प्रभाकर ने किसकी जीवनी इसमें लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृति में कितने अध्याय हैं? तो ये हैं आपके 5 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239वां, इसमें बोला गया है शब्द शक्ति कितने प्रकार की रहती हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, 3 प्रकार की है, देखना ये, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। रसापकर्षक दोष अर्थात रस के अपकर्षक दोष क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। ये वाक्य किसके द्वारा दिया गया था? तो रस की बात आचार्य विश्वनाथ ने ही की थी, याद रखना है, जहां पर उसने कहा था वाक्य रसात्मकम काव्यम। ठीक है, यहां से। लेकिन जब आप गुण और दोषों की बात करेंगे तो फिर बाद में आपको ये थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, 240वां क्वेश्चन है आपके पास यही। अगला क्वेश्चन है 241वां। यहाँ पर लिखा है, देखिए, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप विश्वभद्र इत ध्रुव इव धृत उदर जोवत सोवत सूप में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि अनुप्रास ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोहम करे बोहनी देन कहे नाटी नटी जाय में कौन सी रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो यहाँ पर है आपका श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, रति हास शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित, यानी कि आपका जो काव्य शास्त्र है वहां से प्रश्न देखिए, 3 प्रश्न आपको लगातार दिख गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये वो रहा कि रति हास शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो यहां पर आश्रय की चेष्टाएं वो होता है अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। ठीक है, ये क्या चीजें हैं ये आपको बताना है, और इसके बारे में आपको पढ़ना जरूर है, यहां से जरूर प्रश्न पूछता है, जो कि रस के अवयव हैं ये, है ना, इनसे प्रश्न जरूर बनेगा। नेक्स्ट है, कौन सी शब्द शक्ति है इसमें निम्न में? रौनक गदा है, तो रौनक में किसकी तरह लक्षण है? गधे की तरह, तो ये लक्षण शब्द शक्ति होगी। बहुत सिंपल सी बात है, शब्द शक्तियां 3 होती है जो हमने पहले ही पढ़ी थी, यानी कि शब्द से हमें कुछ प्रतीत होता है, वही आपका क्या है? शब्द शक्ति। ठीक है, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है, इस रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि जहां कहीं भी हम जो है छंद में विराम लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? यति। कई बार पूछते हैं कि यति से क्या अभिप्राय है? तो विराम। ठीक है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, अलंकार पूछा गया है इसमें, तो अनुप्रास अलंकार। ये तो न जाने कितनी बार पूछा गया है। हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कब से कब तक के समय को कह सकते हैं? तो 1826 से लेकर के 1873 तक का जो समय रहा, ये है आपका प्रारंभिक चरण। ऑब्वियस सी बात है, 1826 में सबसे पहले आपकी जो पत्रिका आई थी, ठीक है, तो वहीं से ही शुरू होगा ना। क्यों इसको 1873 तक मानते हैं? क्योंकि 1873 के बाद हिंदी जो है वो नई चाल में ढल गई। ठीक है, फिर जो है पत्रिकाएं अलग अलग तरीके से आई, इसलिए जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसका प्रारंभिक चरण माना जाएगा। ठीक है, किसी प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेखन विधा को उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका रिपोर्ट लेखन, यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी भी आपको पूछी जाती है। तो इसलिए आपको प्रयोजन मूलक हिंदी को भी अब पढ़ना है, जो कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी। ठीक है, चाहे वो रिपोर्ट लेखन हो, चाहे प्रारूपण हो, चाहे फिर टिप्पण इत्यादि रहा हो। ठीक है, अगला प्रश्न है 249वां, निम्नलिखित में से दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन सा है? तो दूरदर्शन, ये आपको आसान सा क्वेश्चन था। 1909 में जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? चलिए आपको अपना आंसर जो है इसी में ही मिल गया। ऊपर जो मैंने इंदु के बारे में पूछा था कि इसके संपादक जो है वो कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने, चलिए ये हो गया। साक्षात्कार के समय के सामान्य नियमों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो साक्षात्कार के सामान्य नियम, तो यहाँ पर लिखा है कि साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की जाति, धर्म और व्यक्तिगत अभिरुचियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार के जातिगत प्रश्न इत्यादि जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के अनेक तेजस्वी पत्र जैसे भारत मित्र, सार सुधा नीति, उचित वक्ता इत्यादि भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ करते थे? तो ये आपका इनका प्रकाशन स्थल पूछा गया है। यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है, जो भी प्रमुख प्रमुख पत्र पत्रिकाएं रहीं वो कहाँ से प्रकाशित होती थी, यानी कि उनका प्रकाशन स्थल क्या है, ये आपको जरूर याद रख लेना है। दूसरा, इसके प्रकाशक और संपादक का नाम भी आप जरूर याद रखें, वही प्रश्न ज़्यादातर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त नहीं थे?
यहाँ पर हो जाएगा आपका संजीवनी। अब आपको बताना है कि संजीवनी के जो संपादक हैं वो कौन रहे थे फिर। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ किस लेखक ने पत्र व पत्रकार नामक पुस्तक लिखी? तो ये थे कमलापति त्रिपाठी। एक चीज आपने और देखी होगी, यहाँ पर देखिए पत्र पत्रकारिता से भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आए हुए हैं। तो इस वाले टॉपिक को भी बहुत बार हम क्या कर देते हैं कि छोड़ देते हैं या कम पढ़ते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा बारीकी से अब पढ़ना पड़ेगा। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में कहाँ खुला? गोवा में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राजनीतिक पत्रिका आज 1921 के संपादक कौन थे? ये थे बाबूराव विष्णु पराड़कर। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछता है, चाहे आज पत्रिका हो गई, चाहे तद्भव पत्रिका हो गई, ठीक है, सारिका हो गई, इनके बारे में जरूर आता है ना, सुधा हो गया, इनके बारे में पढ़ के आपको जरूर जाना है। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर की फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। किसके द्वारा लिखित ये वाक्य है? यानी कि निबंध के संदर्भ में चाहे वो भारतीय चिंतक हों चाहे फिर पाश्चात्य चिंतक हों, उनके कथनों को जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए यहाँ पर शुक्ल ने जो है ये कही है। भारतीय के साथ साथ पाश्चात्य चिंतकों ने क्या कहा है निबंध के बारे में वो भी जरूर पढ़ना है। पहले स्त्री मासिक पत्रिका का नाम क्या था? ये थी बाला बोधिनी। आपको बताना है कि बाला बोधिनी के संपादक जो है वो कौन रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा क्वेश्चन है ये। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो सबसे पहले तो आपका अभिधा शब्द शक्ति आती है, फिर लक्षणा है, फिर व्यंजना है। संचारी भावों की संख्या ये थी 33। अगला प्रश्न है आपके पास 261वां। यहाँ पर लिखा है काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर किस प्रकार का दोष पाया जाता है साहित्य में? तो अनावश्यक यानी कि अधिक पद अगर हम ज्यादा रख देते हैं तो अधिक पदत्व दोष ही वहां पर हो जाएगा। जहां पर कम पद रखेंगे तो वहां पर न्यून पदत्व हो जाएगा, जहां पर क्रम सही नहीं होगा तो वहां पर आपका अक्रमत्व हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही कालक्रम का चुनाव करना है। सबसे पहले सुकरात, सुकरात का प्लेटो, प्लेटो का अरस्तु, अरस्तु के बाद होरेस। ऐसे करके इसको याद रखें, यानी कि क्रमानुसार भी आपको प्रश्न जो है लगाने को पूछा जा सकता है। ये था आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, यानी कि जो प्राचीन काव्य हैं वहां से प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा था डॉक्टर भगीरथ मिश्र की पुस्तक जो है वो बड़ी फेमस पुस्तक है, उसको आप देखिए। करुण रस का स्थायी भाव काव्य शास्त्र से ही पूछा गया। यह है भारतीय काव्य शास्त्र, तो करुण का होता है शोक। ठीक है, रीति को काव्य की आत्मा माना था आचार्य वामन ने। एंड कौन सा विद्वान सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर भीतर, ये तो शुक्ल ने ही कहा है। ठीक है, सौंदर्य को लेकर के भारतीय काव्य शास्त्र का संप्रदाय भाव नहीं है, ध्वनि वक्रोक्ति रीति, तीन ये हो गए। तीन संप्रदाय और आते हैं जिसमें से आपका रस है, अलंकार है और एक आपका औचित्य संप्रदाय है। ठीक है, तो ये 6 संप्रदाय हैं जो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है और इन्होंने इन इन संप्रदायों के प्रवर्तक कौन कौन से रहे हैं उसके बारे में भी आपको जरूर पूछता है। ठीक है, क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किसके भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांत से जोड़ा जाता रहा है? तो ये है आपका कुंतक, इसका जो वक्रोक्ति है। नेक्स्ट है यहाँ पर नई समीक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये था इलियट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269वां। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का रहा? तो दिए गए विकल्पों में से आप देखेंगे कि जो प्राकृत है इससे ही माना जाता है। देखिए सबसे पहले आपका वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर आता है वैसे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। वैसे तो होना चाहिए था पाली का संबंध, लेकिन पाली ऑप्शन में है नहीं। पाली जो है वो प्राकृत के साथ ही रहा, क्योंकि पूर्व प्राकृत या प्रथम प्राकृत के नाम से ही पाली को जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्राकृत से ही बोला गया है कि इसका सीधा संबंध रहा है। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? यानी कि हिंदी नाटकों से भी प्रश्न आपको पूछे हुए हैं, तो ये है आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है अनंत देवी, कई बार जो इसके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर 271 से 75 तक देखेंगे आपको कि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, इनको आप जो है इससे एक बार खुद देख लें। ठीक है, 76वां प्रश्न है यहाँ पर फिर से आप देखेंगे ये 76 से 80 वाला भी आपको किससे संबंधित है? इसी से ही संबंधित प्रश्न है, जहां पर आपको दिया हुआ है ऊपर एक काव्यांश और नीचे आपको आंसर ढूंढने हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के प्रश्न भी रहते हैं। ऐसे प्रश्न आप देखते हैं कि यूजीसी नेट में भी आपके पास दिए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अंग्रेजी के क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी देख लीजिए। अब शिक्षण से रिलेटेड हैं 80 से 20 तक के प्रश्न, इनको थोड़ा आप एक बार ज़रूर देखें, जो कि आपको ये आपके पास जो बीएड की पुस्तकें हैं वहाँ से आपको इसकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया है कि शिक्षण मशीन को लोकप्रिय किसने बनाया? 1954 में। ठीक है, तो स्किनर की बात हो रही है। ठीक है, एंड व्यवहारिकतावाद के दर्शन और कर के सीखने के सिद्धांत पर आधारित
कौन सी विधि है, तो ये है आपकी प्रयोजना विधि, ठीक है। एंड पाड़ शब्द किसने गढ़ा, तो ये था ब्रूनर, है ना, इसको देख लीजिए। इसके बाद देखिए भाषा का कौन सा कार्य दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करता है, तो यह मूल्यांकन कार्य। कौन सी भाषा इंस्टिंक्ट लैंग्वेज, तो ये मातृभाषा के नाम से माना जाता है, ठीक है। प्रथम भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में 4 कौशल अक्सर किस क्रम में प्राप्त किए जाते हैं, तो सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, फिर जो है वो लिखना। यानी कि यहाँ पर आपको शिक्षण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, भाषा से रिलेटेड, उनको जानना है आपको, ठीक है। 227वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। किस उपागम ने सशक्तिकरण या महिलाओं के अभिकृतित्व को बढ़ाने और उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण करने की शक्ति देने पर ध्यान केंद्रित किया है, तो यह है विकासात्मक उपागम में लिंग, ठीक है। इसके अलावा है आमतौर पर स्त्रीत्व और पुरुषत्व की धारणाओं पर केंद्रित हैं, यद्यपि इसके अपवाद और विविधताएं भी हैं, तो यह लैंगिक भूमिका। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं कर सकता, तो यह 228A के तहत। किस प्रकार का पोर्टफोलियो प्रकृति में अधिक सारांशित होता है, तो यह उत्पाद पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के आकलन को अक्सर प्रामाणिक, व्यापक या प्रदर्शन आकलन कहा जाता है और आमतौर पर शिक्षक द्वारा सामग्री के बारे में छात्र की समझ को मापने के लिए तैयार किया जाता है, तो यह वैकल्पिक आकलन, ठीक है। तो यहाँ से आगे जितने भी प्रश्न हैं इनको एक बार आप ज़रूर देखें, जो भी आपको इससे संबंधित हैं, ठीक है, आपके शिक्षण या अन्य चीज़ों से। तो यहाँ पर शिक्षण सहायकों को किसके नाम से भी जाना जाता है, तो छाया शिक्षक इत्यादि बातें हैं इसमें, इसको आप देख लीजिए। समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न पूछा हुआ है, आपको देखना है ना, यहाँ से भी प्रश्न रहता है, ठीक है। एंड बाकी जो जो प्रश्न यहाँ पर हैं उनको एक बार आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कि सामान्य से क्वेश्चन हैं जो आपने शिक्षण से रिलेटेड है वो ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, और जो आपका दूसरा साहित्य से रिलेटेड है वो भी आपने ग्रेजुएशन लेवल में लगभग सारी चीज़ें पढ़ डाली हैं। और हिंदी व्याकरण तो आपका बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सारी ही बातें हैं, चाहे वो आपका वर्ण व्यवस्था हो, चाहे फिर आपका वाक्य भेद हो, हर एक टॉपिक से आपको ज़रूर प्रश्न जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। इन सब प्रश्नों को आपको एक बार जानना है अच्छे से, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस एग्ज़ाम में 200 प्रश्न जो हैं वो आपको कैसे रहेंगे, जिसमें से 180 क्वेश्चन आपको जो है वो हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हैं। लास्ट के 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपको बीएड पोर्शन से हैं, जहाँ से आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। उसके अलावा जो पार्ट 1 है, जो पहला पेपर है आपका, वो भी 100 नंबर का है, जिसमें से 20 की हिंदी, 20 की अंग्रेजी, 20 का सामान्य ज्ञान, 20 का जो रीजनिंग है और 20 का जो करंट इत्यादि है, वहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा लेंदी ये पेपर है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप इसको ना कर पाएँ। आई होप आप लोग जो हैं बहुत कुछ चीज़ें इससे सीखे होंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।